गुड इवनिंग दोस्तों। देखो आज हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। चलिए सबसे पहले देखो, जैसे कि मैं हमेशा आपकी क्लासेस में अपनी क्लासेस में क्वेश्चनिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आज भी हम आज की क्लास एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे हम कभी किसी से भी बात करते हैं, ठीक है, तो हम कभी भी किसी से बात करते समय कौन से वर्ड यूज करते हैं, यानी हम किसी न किसी काम की ही बात करते हैं किसी भी इंसान से, है ना। विदाउट काम हम कभी किसी इंसान से बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही ये होता है किसी भी इंसान से बात करने का, किसी काम की बात को ही करते हैं हम, ठीक है। तो यानी हम जब भी किसी भी इंसान से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ काम को लेकर के ही काम यानी बातें करते हैं, टॉक करते हैं। तो हम जैसे ये देखो, अक्सर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक है, या ही सिंग्स, इस तरह के हम वर्ड यूज करते हैं। शी डांसेस, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, यानी, है ना। तो यानी हम किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन की भी बात करें तो वो बिना किसी एक्शन के कभी कंप्लीट नहीं होता, है ना। नोटिस किया होगा आपने। तो देखो, इन्हीं ये जो एक्शन वर्ड है ना, इन्हीं एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी किसी भी काम को, जो भी एक्शन हम करते हैं या हमारे साथ कोई भी एक्शन अपने आप जो हो रहा है, ठीक है, कुछ चीजें जो होती है वो हम खुद से नहीं करते, वो उनकी हैपनिंग्स होती है, घटना वो घटनी ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूरज का उगना, ठीक है, सूरज का ढलना, पृथ्वी का चक्कर लगाना सूरज के चारों, इट्स अ हैपनिंग, ठीक है। तो इन सभी वर्डों को हम क्या बोलेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। यानी जो भी काम हम खुद से करते हैं या हमारे साथ अपने आप हो रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, वर्ब। अब देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है वो बिना वर्ब के कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे एक इंसान का शरीर होता है, तो इंसान का शरीर इस बिना ब्रेन के कभी चलता है, नहीं चलता, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। सेम ये जो वर्ब है ना, ये भी क्या है, एक ब्रेन है। क्या है, ये एक ब्रेन है किसी भी सेंटेंस का या किसी भी लैंग्वेज का, ये कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ये क्या है, ब्रेन है। इसके बिना आपका कोई भी सेंटेंस कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ब्रेन की उपाधि दे देते हैं। तो यानी ये क्या है, ये एक ब्रेन हुआ। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। देखिए, वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा, डूइंग एनी एक्शन और हैपनिंग एनी एक्शन इज नोन एज वर्ब, ठीक है। तो देखिए, यहां मैंने लिख दिया डूइंग और हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया, है ना। अब देखो, किसी भी वर्ब के क्या होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं, यानी इस वर्ब का यूज 3 कामों के लिए किया जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्ब है, इसका यूज हमारे लिए 3 तरीकों से हो सकता है। वो 3 तरीके क्या होते हैं, देखो, पहला होता है एक्शन, ठीक है, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है पोजीशन। ये 3 कारणों से हम वर्ब को यूज करते हैं। इन 3 कारणों की वजह से हमने वर्ब का कॉन्सेप्ट निकाला है, ठीक है, या इंग्लिश ग्रामर ने निकाला है। तो देखिए, एक्शन का मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हम वर्ब लगाते हैं, यानी ये वर्ब हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिखा था, ही प्लेज, ठीक है, लिखा था। तो ये क्या है हमारा, इट्स एक्शन, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब देखिए, स्टेट, स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज क्या है, ठीक है, कोई भी चीज है या था या होगा, ठीक है, किस स्थिति में है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो देखो यहाँ पर ये जो आई है, यानी मैं क्या हूं, टीचर, तो किसने बताया, ये एम ने, कि भाई मैं अभी आज की डेट में टीचर हूँ। अगर मैं इसकी जगह वॉज लिखूंगी तो इट मीन्स मैं टीचर थी, अब नहीं हूँ, हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पर विल लिखूंगी, आई के साथ सॉरी शैल लिखूंगी, तो क्या होगा, मैं टीचर होंगी, इट मीन्स फ्यूचर में होंगी, अभी नहीं हूँ। इट मीन्स ये क्या बता रहा है, मेरी स्टेट बता रहा है। तो यानी ये वर्ड, ये जो मैंने सर्कल लगाया है, ये वर्ड, ये क्या होगा, ये हमारी स्टेट बता रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अब देखो, इस स्टेट में हमारी क्या आती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब हमारी स्टेट बताती है।
ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला है यहाँ पर एग्जाम्पल, एक और लिखती हूँ, जैसे ही इज अ सर्जन, ठीक है, कि वह एक सर्जन है। तो देखो ही है क्या, जिसमें हम ये पूछे कि वह क्या है, तो उसके आंसर को देने वाला ये इज, यही तो बता रहा है कि वह सर्जन है, अभी स्थिति क्या है उसकी, सर्जन होने की। तो ये क्या हो गई हमारी, ये वर्ब हो गई। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पोजीशन, इसमें देखो पोजीशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या चीज है, किसी चीज का हमारे पास होना। जैसे मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है, तो इसका अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए, आई हैव अ मार्कर। तो देखो ये जो हैव है, ये जो हैव वर्ड है, यही तो बता रहा है कि मेरे पास मार्कर है ना। तो ये चीज के होने का बोध करा रहा है आपको, तो ये भी क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। ठीक है, इसमें हैज, हैव और हैड, ये 3 वर्ड आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास चीज के होने का बोध कराते हैं। तो यानी ये 3 काम होते हैं किसी भी वर्ब के। ये 3 काम करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम देखो इसके बाद बात करेंगे कि वर्ब कितने तरह की होती है। ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों से सुना होता है कि वर्ब के कोई कहता है 3 काइंड होते हैं, कोई कहता है 4 होते हैं, कोई कहता है 2 होते हैं, कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो चलिए देखो मैं आज आपको पूरा क्लासिफिकेशन दिखाती हूँ कि वर्ब को किस तरीके से बांटा गया था। और मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में भी बताया था कि हम किसी भी चीज को उस काइंड में क्यों बांटते हैं, ताकि वो हमें आसानी से यूज होने में आए और उसको पहचानना भी आसान हो जाए। हम इसलिए किसी भी चीज को उसके टाइप्स में, काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बाकी और ऐसा कोई पर्पस नहीं होता किसी भी चीज को डिवाइड करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी बच्चे आते हैं स्कूल्स में मान लो पढ़ने, उनको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, उनकी क्वालिटीज देख के, ठीक है, उनकी सिमिलरिटीज देख के हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उन्हें पढ़ाना इजी हो जाएगा। सेम यहाँ भी यही चीज मैं बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्डों की सिमिलरिटीज, क्वालिटीज को देख करके हम उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो इजीली यूज हो जाए, पहचानने में आ जाए। ठीक है, चलिए अब खैर हम लोग आगे बात करते हैं इसके ये कितने तरह से बटी होती है। ठीक है, यहाँ हम इसको काइंड भी नहीं कहेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए कि किस तरह से वर्ब को हम क्लासिफाई करते हैं, या वर्ब किस तरीके से क्लासिफाई हुई है। देखो वर्ब जो होती है ना, मेनली वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। देखो फर्स्ट जो आती है वो आती है मेन वर्ब। देखो मेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, या जो कहते हैं प्राइम होती है, बहुत मुख्य होती है। तो मेन मतलब जो प्राइम इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, देखो लिंक वर्ड ध्यान दो, लिंक मीन्स जोड़ना, यानी जो जोड़ने का काम करती है, ज्वाइन करना। ठीक है, तीसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तीसरी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है जो हेल्प करती है। हेल्प किस चीज में, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने में जो हेल्प करती है, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ब्रैकेट में इनके मीनिंग्स लिख दिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब देखो आगे, अब ये जो तीनों होती है ना, तीनों पार्ट्स हैं, यही आगे फर्दर क्लासीफाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेन वर्ब है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले फर्स्ट आता है हमारा फाइनाइट वर्ब, और सेकंड आता है हमारा इनफाइनाइट कह लो या नॉन फाइनाइट कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, फिर ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और सेकंड वन आता है इनट्रांजिटिव वर्ब या नॉन ट्रांजिटिव कह लो आप। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ये जो नॉन फाइनाइट होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में कैसे होती है, फर्स्ट होता है इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, क्या होता है दूसरा, पार्टिसिपल,
RTC पल, और थर्ड वन होता है जीरन, ठीक है, GERUND जीरन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। देखो अब लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। लिंकिंग वर्ब आगे क्लासिफाई नहीं होती है। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, और ये 2 पार्ट्स क्या थे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्या? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के। अब देखिए, अब आप दूसरे तरीके से समझिए इसको, ठीक है। देखो ये कौन हुए? हमारे ग्रैंडफादर जी, समझ गए? ये कौन हुए? हमारे ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंडमदर कह लो, ठीक है। अब क्या हुआ? ग्रैंडफादर के 3 बेटे हुए, 1 2 3, ठीक है। अब इन तीनों के भी क्या हो गए? अलग अलग बेटे हुए। इसके कितने बेटे हुए? 2 हुए, ठीक है। अब इन 2 बेटों के भी क्या हुए? 2 इसके हुए और 3 इसके हो गए, ठीक है। अब इसके बेचारे की शादी नहीं हुई है, ये अभी अनमैरिड है, तो इसलिए इसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। अब चलते हैं इसकी बारी। ये अभी नई नवेली, मतलब 2-3 साल ही हुए, ठीक है, तो इसलिए इसके 2 ही पुत्र हुए। ये बेचारा ज्यादा उम्र हो गई थी इसकी शादी को, इसलिए बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया भाई, समझे? तो यानी कि ये मेन है अभी। अगर दादाजी मतलब मान लो कल को नहीं रहे तो फिर गद्दी इसको मिलेगी, क्योंकि ये मेन आदमी है। और दूसरा इसका क्या है? बहुत एक्सपीरियंस हो गया है ना भाई। देखो एक्सपीरियंस कितना हो गया है? 1 2, फिर 2 के भी आगे आगे क्लासिफिकेशन हो गए, तो मतलब इसकी शादी को कई साल हो गए। और इसकी शादी को अभी ज्यादा साल नहीं हुए, तो इसके बेचारे के 2 ही औलाद हुई, ठीक है। और इसकी बेचारे की शादी ही नहीं हुई, ये अभी कुंवारा ही घूम रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए क्लासिफिकेशन को। अब देखिए टोटल, यानी अगर हम खानदान की बात करें तो खानदान में देखो कितने लोग हो गए? टोटल 12 लोग हो गए। आप गिनिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल, यानी कि 12 पार्ट्स हो गए इस वर्ब के, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको सिर्फ मेन वर्ब के बारे में बताऊंगी, और इसके आगे के वीडियोस में मैं आपको लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए अब आपको ये पता चल गया होगा कि मेन वर्ब है क्या। मेन मीन्स एक्शन वर्ड, ठीक है। मेन का मतलब ये होता है जितने भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं ना, उनको हम मेन वर्ब कहते हैं, है ना। और दूसरा देखो, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट हमने आपको टेंसेस की वीडियो में भी समझाया था कि मेन वर्ब क्या होता है। जिनकी वीडियो नहीं देखी गई है तो प्लीज आप हमारे टेंसेस की वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। तो अब चलिए हम चलते हैं मेन वर्ब की ओर। देखो मेन का मतलब मैंने क्या बोला? मेन मीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा देखो, मेन वर्ब क्या होते हैं? जितने भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड होते हैं वो सभी मेन वर्ब में आते हैं, ठीक है। दूसरी पहचान मैं आपको बताती हूँ, जिनके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, यानी प्रेजेंट पास्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तीसरा देखो, और पहचान बताती हूँ, जिनमें हम ING जोड़ सकते हैं, जैसे प्ले प्लस ING प्लेइंग, ठीक है, टॉक प्लस ING टॉकिंग, ठीक है। तो यानी जो भी एक्शन वर्ड होते हैं सारे हमारे, वो सभी हमारे मेन वर्ब में आते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं सभी मेन वर्ब में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्ले, ठीक है, टॉक, ठीक है, राइट WRITE राइट, ठीक है, जैसे लिसन LISTEN लिसन, ये सारे हमारे मेन वर्ब हो गए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके मेन वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था पहले। फर्स्ट मैंने किया था फाइनाइट वर्ब, ठीक है। देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब समझिए, देखो जो भी वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है, देखो ये मतलब इसका मतलब समझिए चेंज होना, चेंजेबल, जो चेंज हो जाती है, फाइनाइट। अब किसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाती है? देखो ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है। जो भी वर्ब चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ही डज नॉट, सॉरी, ही
राइट्स। मान लो मैंने यहाँ लिखा ही राइट्स, ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा दे राइट। देखो यहाँ मैंने एस लगाया, यहाँ मैंने एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन था और ये प्लूरल पर्सन था। तो यानी अकॉर्डिंग टू पर्सन, देखो इस वर्ब में चेंजेस आ गया। तो ये जो राइट है ना, ये राइट हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया यहाँ, ठीक है। क्या हो गया? ये फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा था, चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब कह देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट जस्ट इसका अपोजिट होता है। इनफाइनाइट मतलब जो चेंज नहीं होती है, चाहे तुम सब्जेक्ट कोई सा भी ले आओ, सिंगुलर प्लूरल कोई भी ले आओ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे, यानी अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होती है किसी भी परिस्थिति में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही रोट, उसने लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा दे रोट, उसने लिखा। तो देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर। यहाँ क्या है? देखो प्लूरल। लेकिन देखो इससे वर्ब में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो ये जो वर्ब है रॉट, ये क्या हो गई? नॉन फाइनाइट। ये कैसी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो देखिए ये फाइनाइट वर्ब क्या है? जो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर जो चेंज हो जाती है, और यानी इनफाइनाइट मीन्स जो चेंज नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा दे वो टू स्कूल, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा ही गोज टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके चेंज होने से ये वर्ब चेंज हो जा रही है, तो ये क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। और देखो यहाँ सब्जेक्ट चेंज होने से ये वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गई? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये फाइनाइट वर्ब भी मैंने आपको याद दिलाया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ हमारे पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो हमारी वो क्या हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जब सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो वो वर्ब क्या हो जाती है? इनट्रांजिटिव। मिसिंग का मतलब ये नहीं सेंटेंस पूरा नहीं है, सेंटेंस भी पूरा होगा, मतलब उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस की मीनिंग पूरी है, तो वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट इज नीडेड, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत है कंप्लीट के लिए, ठीक है, और यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को मैं आगे आपको डिटेल्स में बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्या बोला आपके लिए? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, विदाउट ऑब्जेक्ट वो हमारा क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी उसका मीनिंग पूरा नहीं होगा, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही ईट्स द फूड, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो द फूड है ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यानी इस वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये जो ईट होगी ये कैसी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखती खाली ही ईट्स, ठीक है, तो क्या यहाँ पर अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है? मीनिंग पूरा है, वह खाता है, मीनिंग तो पूरा है ना, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट डजंट नीड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, अपने आप में सेंटेंस ये पूरा है, तो ये जो ईट है ये क्या हो जाएगा? हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरे तरीके से समझिए, देखो जो भी वर्ब आपको व्हाट का और whom का आंसर देती है, यानी देखो आंसर्स व्हाट और whom,
जो आपको वर्ड और whom का आंसर देती है वो क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो इन दोनों का आंसर नहीं देती है वो क्या हो जाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब मानी जाती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो आप। देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है, बताना इसमें ये ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ही वॉक्स स्लोली, बताइए ये कैसी वर्ब है, ये जो वॉक्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये नाउन नहीं है, स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे से, कोई नाउन तो नहीं है ना, तो यानी ये वर्ब मेरी इनट्रांजिटिव है दोस्तों, ये मेरी ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी नाउन का होना। ठीक है, ये फूड नाउन है, लेकिन ये स्लोली वर्ड नाउन नहीं है, तो इसलिए ये वॉक्स क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन का होना, नाउन को ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द नाउन, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट ऑब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद जो भी दिया हो वो सब ऑब्जेक्ट ही हो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन का होना। ठीक है, अब समझ में आया, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, नाउन का होना, वही ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। अगर नाउन नहीं है, कोई दूसरा वर्ब है, ठीक है, कोई दूसरा वर्ड आ गया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो बहुत से बच्चे एग्जाम टाइम में या टेस्ट टाइम में ये बहुत मिस्टेक करते हैं, बस ये देख लेते हैं वर्ब के बाद कुछ दिया है तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा। दोस्तों ध्यान रखें, नाउन होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो अब एक बारी हम, ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइट वर्ब की। देखो इनफाइनाइट वर्ब जो थी वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। ठीक है, ये दोस्तों हमने बात करी फाइनाइट वर्ब की। ठीक है, इनफाइनाइट देखो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की थी मैंने। ठीक है, इनफाइनाइट 3 पार्ट्स में कौन कौन सी हुई थी, पहली हुई थी देखो इन्फिनिटिव, ठीक है, और दूसरी हुई थी पार्टिसिपल, और तीसरी हुई थी जीरन। ठीक है, देखो इन्फिनिटिव वो वर्ब होती है जिसके स्टार्टिंग में आगे की तरफ, स्टार्टिंग में नहीं कहूंगी, आगे टू लगा हो, जैसे बोलते हैं ना टू प्ले, यानी जब वर्ब से पहले टू लगा होता है ना तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखो ही वॉन्ट्स टू प्ले, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो ये क्या होगी हमारी इन्फिनिटिव होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी चेंज कर दूं, दे लगा दूं, शी लगा दूं, वी लगा दूं, तो इनमें कोई फर्क तो नहीं आएगा ना इस प्ले में, टू प्ले में। तो देखिए इन्फिनिटिव का भी तो ये मतलब था जब किसी वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज ना आए। ठीक है, मैं सिर्फ इस टू प्ले की बात कर रही हूँ, मैं इस वॉन्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, इस टू प्ले की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ दे भी लगा दूंगी तो भी ये टू प्ले ही रहेगा, दे वॉन्ट्स टू प्ले, तो ये मेरी क्या हो गई इन्फिनिटिव। जब किसी वर्ब के आगे टू लगा दिया जाता है तो वो वर्ब क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं देखो पार्टिसिपल की बात करते हैं। देखो पार्टिसिपल जो होते हैं ना, वो पार्टिसिपल वो होते हैं जैसे हम किसी वर्ब में ईडी लगा देते हैं, जैसे देखो लर्न लगा देते हैं ना, प्लेड, या हम किसी में EN लगा देते हैं, यानी ये वर्ब ना कैसे बनती है, EN लगाने से, ED लगाने से, या ING लगा देने से। ये वर्ब जब जोड़ते हैं किसी वर्ब में तो वो वर्ब हमारी पार्टिसिपल हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे हम राइट लिखते हैं, देखते हैं ना, तो देखो ये इसमें EN जोड़ दिया या ED जोड़ दिया। अब जैसे हम लिखते हैं टॉक में ING जोड़ देते हैं, टॉकिंग, ठीक है ना, तो ये वर्ड हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपल हो जाती है। अब ये पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी ING जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट मतलब बेस फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म,
जो हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं ना, एक्चुअली वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम कहते हैं, बट वो फॉर्म्स क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। ठीक है, या आईएनजी या बेस फॉर्म की बात करते हैं। पास्ट का मतलब होता है जब किसी में ईएन या ईडी जोड़ देते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जिसमें आईएनजी हैविंग प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 तरीके से पार्टिसिपल बनते हैं हमारे। अब आ जाइए देखो जीरन में। जीरन में क्या होता है, इसमें ना किसी वर्ब में, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और लेकिन आईएनजी जोड़ने से वो वर्ब नहीं रहती है, यानी वो अपने व्यवहार को ही, अपने काम को ही बदल देती है, अपना घर ही बदल देती है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्विम, ठीक है, अब इसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया स्विमिंग, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह काम करता है। यानी किसी वर्ड में आईएनजी जोड़ देने से अगर वो नाउन बन जाता है, यानी अपना धर्म बदल दिया उसने, तो उस वर्ड को हम जीरन कहेंगे। और नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लग जाना। तो यानी जब किसी भी सब्जेक्ट में काम करने लग जाए, यानी किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी लग जाए, आईएनजी वाला वर्ड लग जाए, तो वो जीरन होगा। ठीक है, और यहाँ देखो वर्ब प्लस आईएनजी बिहेव्स एज दी नाउन। ठीक है, यानी वो वर्ड अब आपका नाउन बन गया, वो अब आपका वर्ब नहीं रहा। यानी वो पहले मतलब धर्म का था किसी का, अब उसमें कुछ जुड़ गया तो उसका धर्म ही परिवर्तन हो गया, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ देखिए ये जो स्विमिंग है ये यहाँ पर एक नाउन का काम कर रही है, नाउन या ये कह लो ये किसी सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरन। और देखो जैसे बोलते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बोलते हैं ना, बोलते हैं इंजरियस टू हेल्थ, तो यानी यहाँ पर ये जो वर्ड है स्मोकिंग आईएनजी वर्ड, ये क्या हो गया यहाँ पर, नाउन। ये अब ये वर्ब नहीं रहा। ठीक है, तो इन आईएनजी वाले फॉर्म्स को हम जीरन कहते हैं। तो देखो आज हमने टोटल सारी मेन वर्ब पढ़ी हमने, ध्यान से देखिए सारा। अब एक बार आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो हमारी वीडियोस देख के। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, और प्लीज हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।